हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं जो 12th क्लास है उसका प्रोज का इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 है। प्रोज लेसन 6 है। चैप्टर का नाम है इसमें पोइट्स एंड पेनकेक्स। तो पोइट्स एंड पेनकेक्स चैप्टर है, उसकी समरी को हम यहाँ पे देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। इस पार्ट को लिखा है तमिल राइटर अशोक मित्रन ने। तो अशोक मित्रन है इस पार्ट में वो अपने अनुभव को बता रहे हैं जब वो जेमिनी स्टूडियो में काम किया करते थे। तो उन कुछ एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसमें हम बात करें पहले इसमें चैप्टर में जो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली बात करें यहाँ पे पेन केक नाम है, तो पेन केक कोई खाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक मेकअप मटेरियल है जो कि मेकअप करने के लिए यूज होता था। एक इसमें व्यक्ति का नाम दिया गया रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव थे वो एक अंग्रेज योद्धा थे जो चेन्नई में कई स्थानों पे मूव किया हुआ था, कई स्थानों पे रहे थे। और इसमें अगला नाम जो दिया गया है वो है द जेमिनी स्टूडियोज़। तो जेमिनी स्टूडियो ही वो ऐसा स्टूडियो है जहाँ पे जो राइटर अशोक मित्र ने काम किया करते थे। और जेमिनी स्टूडियो की जो स्थापना थी वो एस बासन के द्वारा 1940 को चेन्नई में की गई थी। तो चेन्नई में ये जेमिनी स्टूडियो था। अगली बात करें, इस जेमिनी स्टूडियो में बहुत सारे व्यक्ति थे जिनमें से एक कर्मचारी था कोटमंगलम सुब्बू। ये जेमिनी स्टूडियो में सेकंड पोजीशन पर था और ये काफ़ी टैलेंटेड पर्सन था। एक इसमें है ऑफिस बॉय। तो ऑफिस बॉय जो है वो मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय था। तो वहाँ पे सभी जो छोटे मोटे कलाकार थे, क्राउड वाले सीन्स वगैरह होते थे, तो ये व्यक्तियों का मेकअप किया करता था। एक वहाँ पे एक लॉयर है, उनकी भी बात यहाँ पे आई है चैप्टर में। और एक जो इंटरनेशनल जो एक ड्रामा कंपनी है, इंटरनेशनल एक जो शो करने वाला है, तो उसको MRA उसका नाम दिया गया है। तो MRA के जो हेड पर्सन थे वो फ्रैंक वर्कमैन थे। और एक कवि का नाम यहाँ पे बताया गया है स्टीफन स्पेंडर। तो स्टीफन स्पेंडर एक कवि यहाँ पे बताए गए हैं जो कवि जेमिनी स्टूडियो में एक बार घूमने आए थे और उनका वहाँ पे स्पीच हुआ था। तो उनका स्पीच होने के बाद तो कुछ लोग समझ नहीं पाए थे कि ये कहना क्या चाहते हैं, इनका कहने का उद्देश्य क्या था, क्यों यहाँ पे आए थे। तो उस कवि के बारे में एक इसमें मैगज़ीन दी गई है द एनकाउंटर। तो जो द एनकाउंटर मैगज़ीन है वो एक ब्रिटिश मैगज़ीन है। तो इस सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आइए हम चैप्टर को शुरुआत से इसकी स्टोरी को देखना प्रारंभ करते हैं। तो कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। जो पेन केक नाम का मटेरियल है वो जेमिनी स्टूडियो में बहुत ही ज़्यादा ट्रकों में भर भर के आता था। और ये जो पेन केक था वो स्टूडियो में कलाकारों के ऊपर चेहरे पर मेकअप लगाने में काम आता था। तो जो अशोक मित्रन जो पार्ट के राइटर हैं, तो अशोक मित्रन का वहाँ पे उस स्टूडियो में काम ये था कि वो अपने ऑफिस में बैठे रहते थे और वहाँ ऑफिस में बैठ करके एक चेयर के ऊपर बैठ करके न्यूज़पेपर से क्लिपिंग वगैरह निकालते थे और उन क्लिपिंग को अपनी एक फ़ाइल में स्टोर करते थे। तो वहाँ पे जो व्यक्तियों की बात करें तो बहुत सारे व्यक्ति उस स्टूडियो में काम करते थे। तो सीढ़ियों के ऊपर एक जो उस विभाग का एक मेकअप डिपार्टमेंट था, जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था, उसमें बहुत सारे व्यक्तियों ने काम किया हुआ था। पहले उसका जो हेड था वो बंगाली व्यक्ति था, उसके बाद महाराष्ट्री भी आया उसमें, फिर तमिल का भी आया, एंग्लो इंडियन भी आए। तो जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में बहुत सारे व्यक्ति वहाँ के हेड रह चुके थे और ऐसा लगता था कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र का व्यक्ति उसमें लगभग हेड रह चुका था। तो इन दिनों वहाँ पे एक जो मेकअप डिपार्टमेंट था वहाँ का एक ऑफिस बॉय था। तो ऑफिस बॉय जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था, क्योंकि जब वो ऑफिस बॉय किसने जॉब की आकर के वहाँ पे थी तो उससे उम्मीद थी कि मैं शायद एक एक्टर बन जाऊँगा, एक अच्छा राइटर बन जाऊँगा, एक अच्छा गीतकार बन जाऊँगा, लेकिन वो केवल ऑफिस बॉय बनकर ही रह गया। तो जब भी उसे फ्री टाइम उसके पास होता था तो वह जो राइटर अशोक मित्रन हैं उनके केबिन में आता था और उनके पास बैठ करके उनसे ढेर सारी बातें करता था। तो ऑफिस बॉय कहता था कि देखो, मुझ जैसा योग्य व्यक्ति जो कि कवि भी है, अच्छा जानकार भी है, फिर भी इस स्टूडियो में एकदम ऑफिस बॉय के रूप में फालतू का काम कर रहा है, कोई अच्छा पोजीशन पद यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है। तो ढेर सारी बातें कह करके उस अशोक मित्रन राइटर को बहुत सारे कन्फ्यूजन में डाल देता था। तो राइटर हमेशा सोचते रहते थे कि जो कभी न कभी फिल्मों की शूटिंग जो भीड़ वाले सीन होते हैं वो चलते ही रहें, ताकि इस ऑफिस बॉय को मेरे पास आने का समय ही ना मिल पाए और मैं इसकी फालतू की बातों में ना उलझ पाऊँ। तो जो डिपार्टमेंट था मेकअप डिपार्टमेंट,
उस डिपार्टमेंट की प्रक्रिया बस यही थी कि मुख्य मेकअप जो हेड पर्सन थे वो केवल हीरो या हीरोइन का ही मेकअप करते थे, और उसके असिस्टेंट थे और जूनियर वगैरह थे वो छोटे मोटे किरदारों का मेकअप किया करते थे। और जो ऑफिस बॉय था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि फिल्मों में जितने भी छोटे मोटे एक्टर्स थे, जितने छोटे छोटे क्राउड करने वाले जो एक्टर्स वगैरह थे, उन सब का मेकअप वो किया करता था। जो ऑफिस बॉय का जो ऑफिस बॉय था वो खासकर स्टूडियो के उस व्यक्ति से बहुत नफरत करता था जो कि वहाँ पे सेकंड पोजीशन पे था स्टूडियो में। उसका नाम था कोटमंगलम सुब्बू। तो कोटमंगलम सुब्बू था एक काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन था। जेमिनी स्टूडियो में उसका पोजीशन नंबर सेकंड पे थी, और वह उसके अंदर खासियत ये थी कि वह अच्छा सा एक्टर भी था। उसे फिल्मों में जो भी रोल मिलता था उसे बखूबी करता था। उसने कभी भी मेन एक्ट्रेस या फिर कुछ ज़्यादा हेड बनने की प्रयास नहीं किया था, बल्कि उसे जो रोल मिलता था उसको काफ़ी अच्छी तरीके से करता था। अगली बात थी उसके अंदर ऐसी खासियत थी कि वह फ़िल्म बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे आइडियाज़ जानता था। जब भी फ़िल्म मेकिंग के टाइम पे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो होते थे वो फ़िल्मों के लिए कोई सीन फिल्माया जाना है, अगर उसके बारे में कुछ पूछना चाहते थे तो सुबह उन्हें कई प्रकार के आइडियाज़ उपलब्ध कराता था कि इस सीन को इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। तो इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा बॉस के नज़दीक बन चुका था। सुबह के अंदर क्वालिटी एक ये भी थी कि वह हर परिस्थिति में, चाहे फ़िल्म फ्लॉप हो जाए चाहे फिल्म हिट हो जाए, किसी भी कंडीशन में वो हमेशा खुश ही रहता था। और इसीलिए उसके बहुत सारे दुश्मन भी वहाँ पे बन चुके थे। खासकर जो ऑफिस बॉय था उससे बहुत ही नाराज़ रहता था। ऑफिस बॉय मानता था कि मैं सुबह से ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, एजुकेटेड हूँ, और सुबह मेरे बराबर पढ़ा लिखा भी नहीं है, फिर भी उसकी यहाँ पे पोजीशन बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ माहौल नहीं मिल पा रहा है। जो सुबू था, तो सुबू का जो स्टूडियो में बात करें तो सुबू जो सेकंड पोजीशन पे स्टूडियो में था, लेकिन फिर भी उसका जो नाम था वो स्टोरी डिपार्टमेंट में लिखा हुआ था। स्टोरी डिपार्टमेंट में उसकी प्रेजेंट लगा करती थी। तो स्टोरी डिपार्टमेंट में जो कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, तो वहाँ पे कुछ राइटर्स थे वो स्टोरी डिपार्टमेंट में थे। सुबू का नाम भी स्टोरी डिपार्टमेंट में था। कुछ कवि वगैरह भी स्टोरी डिपार्टमेंट में थे, और एक जो वकील थे वो वकील जिन्हें लीगल एडवाइज़र के नाम से जानते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते थे कि लीगल एडवाइज़र कम है, ये गैर कानूनी काम कराने वाला मुख्य पर्सन है, ऐसा मानते थे वो लोग। तो उस स्टोरी डिपार्टमेंट में ढेर सारे व्यक्ति थे, उसी के तहत सुबू का भी काम वहाँ पे था। आगे बात करते हैं, जो एक बार ऐसा हुआ था, जो वकील थे तो उन वकील की वजह से एक मेन एक्ट्रेस थी, उनका करियर ख़त्म हो चुका था, क्योंकि किसी बात को लेकर के उन मेन एक्ट्रेस ने अपने सेट पर, जब फिल्म मेकिंग हो रही थी उसी सेट पर कुछ प्रकार से कुछ प्रोड्यूसर को कुछ भड़क करके कुछ कह दिया था। तो उन सभी कहे हुए शब्दों को उस वकील ने एक रिकॉर्डिंग में दर्ज कर लिया था, रिकॉर्ड कर लिया था, और जब बाद में वो अभिनेत्री शांत होती है तो उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। और फिर इस प्रकार से वो अभिनेत्री अपने आप पे इतना शर्मिंदा हुई, उसने उस रिकॉर्डिंग को सुन करके इतना अपने आप को गिल्टी फील किया कि उसने उस स्टूडियो को छोड़ दिया और उसने एक्टिंग को ही हमेशा बंद कर दिया। उसका करियर बर्बाद हो गया था। तो इसीलिए वहाँ पे लोग उस वकील को लीगल एडवाइज़र कम बल्कि इलीगल एडवाइज़र ज़्यादा मानते थे। तो स्टूडियो में ऑफिस डिपार्टमेंट में बात करें तो स्टूडियो डिपार्टमेंट में जो स्टोरी डिपार्टमेंट था, कहानी विभाग था, उस स्टोरी डिपार्टमेंट में जो वकील को छोड़ करके हर कोई व्यक्ति गांधी जी की विचारधारा को मानता था, और सभी व्यक्ति गांधी जी के खादी कपड़ों को ही पहनते थे, लेकिन जो वकील था वो कोट पैंट पहना करता था। तो उन सभी गांधीवादियों के बीच में वकील था एकदम अलग सा दिखाई पड़ता था। अगली बात करें, एक बार ऐसा हुआ कि जो एमआरए म्यूज़िक तो एमआरए जो म्यूज़िकल शो था, जो एमआरए सर्कस दिखाया करते थे, कई प्रकार के करतब दिखाते थे। तो जो ब्रिटेन का जो शो था वो एमआरए तो भारत के कई स्थानों पर आया था। उसका जेमिनी स्टूडियो में काफ़ी ज़्यादा सम्मान हुआ, स्वागत हुआ। तो उसने आकर के चेन्नई में अपने बहुत सारे शोज़ किए थे। उन शोज़ को जेमिनी स्टूडियो के बहुत सारे व्यक्तियों ने देखा था। तो उस शो के बाद होता क्या है, कुछ दिनों के बाद जेमिनी स्टूडियो में एक खबर आई कि ब्रिटेन के कोई राइटर हैं, कोई पोइट हैं, कोई संपादक हैं, तो वो यहाँ पे आने वाले हैं। तो लोग कन्फ्यूजन में थे कि कौन से पोइट हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, क्या नाम हो सकता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं, शायद वर्ड्सवर्थ हो सकते हैं, एलियट हो सकते हैं, जॉन कीट्स हो सकते हैं। लेकिन जब वास्तव में दिए गए टाइम पे कभी शाम के टाइम 4 बजे के आसपास आए, तो एक सख्त स्वभाव के, एक स्ट्रिक्ट टाइप के और एक गंभीर व्यक्ति थे।
तो उन्होंने आकर के जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो उन्हें देखने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी और वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। तो सबसे पहले स्टेज पे आकर के कंपनी के जो अध्यक्ष थे, स्टूडियो के मेन पर्सन थे, उन्होंने क्या किया था, स्पीच दिया था। और उसके बाद उस ब्रिटिश के आने वाले कवि ने आकर के वहाँ मंच पे स्पीच दिया। तो उस कवि ने जो इस प्रकार से इंग्लिश स्पीच दिया कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे उनकी बात को समझ ही नहीं सका कि ये कह क्या रहे हैं। और फिर इस प्रकार से उनके वहाँ आने का कार्यक्रम था, उनके आने की वजह थी, उनके आने का उद्देश्य था, वो किसी को वहाँ पे समझ में ही नहीं आया। कुछ दिनों के बाद होता क्या है, राइटर जो अशोक मित्रण हैं, उन्होंने एक जो मैगज़ीन थी द एनकाउंटर, तो द एनकाउंटर मैगज़ीन के बारे में एक अखबार आता था, द हिंदू अखबार। तो द हिंदू अखबार के एक कोने में एक खबर पड़ी, उसमें लिखा था कि द एनकाउंटर जो मैगज़ीन जो ब्रिटेन की है, वो मैगज़ीन कुछ व्यक्तियों को अपने जो भी प्रोज़ राइटिंग करते हैं, तो प्रोज़ राइटर्स को वो इनवाइट कर रही थी और कहा गया था कि आप अपनी प्रोज़ राइटिंग को हमारे यहाँ पे भेजिएगा। अगर आपका प्रोज़ राइटिंग अच्छा रहा तो हम अपने एनकाउंटर इस पत्रिका में उसको स्थान देंगे। तो राइटर ने, अशोक मित्तल ने फैसला किया कि लाओ हम भी अपनी कुछ प्रोज़ राइटिंग करके उसमें भेजते हैं। तो सबसे पहले अशोक मित्तल ने उस एनकाउंटर पत्रिका के बारे में जानने का प्रयास किया कि ये पत्रिका क्या है। तो पास के एक ब्रिटिश लाइब्रेरी में गए, वहाँ पे जाकर के उन्होंने उस पत्रिका के बारे में जांच पड़ताल की। तो उन्हें वहाँ पे पत्रिका की कुछ प्रतियाँ मिल गईं जिसमें कवियों के नाम उन्होंने पढ़े। तो वहाँ उस पत्रिका के संपादक का नाम था स्टीफन स्पेंडर। तो स्टीफन स्पेंडर ये वही व्यक्ति थे जो जेमिनी स्टूडियो में पोइट बन कर के आए हुए थे। तो जैसे ही अशोक मित्तल ने उनके नाम को देखा तो अशोक मित्तल बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि शायद ये मेरा कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल गया है, और बहुत ही प्रसन्न होते हैं, अत्यधिक खुश हैं। उन्हें ऐसा लगता है वास्तव में अशोक मित्तल कह रहे हैं कि स्टीफन स्पेंडर मेरा कोई बिछड़ा हुआ दोस्त, मेरा भाई जैसा है। तो काफ़ी यहाँ प्रसन्न है क्योंकि उन्हें खुशी थी कि वो इस कवि से मिल चुके हैं, उनके स्टूडियो में वो कवि आ चुके हैं। तो इस तरह से उन्होंने कुछ जानकारी उनके बारे में इकट्ठी की। कुछ दिनों के बाद होता है जो अशोक मित्तल हैं, इनकी स्टूडियो से जॉब चली गई और ये फिर इनके पास अब समय बहुत ज़्यादा था लेकिन इनके पास धन वगैरह कम था। तो जब भी इस रास्तों पर चलते हुए इन्हें कुछ सस्ती वस्तु दिखाई पड़ती थी तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते थे और उसे ख़रीदने का प्रयास करते थे। तो एक दिन ये तो जेमिनी स्टूडियो से अपनी जॉब जाने के बाद जो राइटर थे वो मद्रास में, चेन्नई में सड़कों पर घूम रहे थे। तो उन्हें एक माउंट रोड पे एक पोस्ट ऑफिस के किनारे पुस्तकों का ढेर फुटपाथ पर दिखाई पड़ा। तो वो प्रत्येक किताब थी 50 पैसे की बिक रही थी। तो राइटर ने वहाँ पे देखा और जाकर के एक किताब को चुन लिया। उस किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। तो उसमें रूस की क्रांति के बारे में कुछ लिखा हुआ था। उसमें कुल मिलाकर के किताब में 6 राइटर्स के 6 पोइट्स के नाम दिए गए थे। तो 6 राइटर जो थे उनमें से लास्ट नाम जो स्टीफन स्पेंडर का ही था। तो कभी जब उनके नाम को देखते हैं, जो राइटर हैं जो अशोक मित्तल हैं, उनके नाम को देखते हैं स्टीफन स्पेंडर के, तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और इस प्रकार से पार्ट ये ख़त्म हो जाता है। तो शुरुआत से लेकर के अंत तक इसमें कोई विशेष जो उसका पर्पस या टारगेट इस पार्ट का नहीं मालूम पड़ता है। फिर भी इसमें जो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकते हैं कि जो पैनकेक क्या था। तो पैनकेक था वो जेमिनी स्टूडियो में मेकअप मटेरियल था जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज होता था। ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो जेमिनी स्टूडियो कहाँ स्थित था। तो जेमिनी स्टूडियो था वो चेन्नई में स्थित था और इनकी स्थापना थी वो 1940 में एस वासन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन इस पार्ट से हो सकता है कि कोटमंगलम सुब्बू कौन था। तो कोटमंगलम सुब्बू था वो जेमिनी स्टूडियो का एक कर्मचारी था जिसका वहाँ पे सेकंड पोजीशन थी और वो एक्टर भी था और बेहतरीन वो निर्देशक भी था एक तरह का। अगर इसमें हो सकता है जो ऑफिस बॉय का क्या कार्यक्रम था। तो ऑफिस बॉय तो मेकअप डिपार्टमेंट का था। उसका काम ये था कि वह वहाँ पे क्राउड वाले जो सीन होते थे उन सभी क्राउड वाले प्लेयर्स का, एक्टर्स का वो मेकअप किया करता था। ये कुछ सीन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो अशोक मित्तल हैं, राइटर हैं, उनका उस ऑफिस में क्या काम था। तो अशोक मित्तल का वहाँ पे काम था कि वो बैठ करके अपने ऑफिस में जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग वगैरह निकालते थे, उन्हें फाइलों में स्टोर करते थे। इस तरह का यहाँ पे चैप्टर्स हम देख रहे हैं। कुछ इसमें से हम बात करें कुछ सीनरीज की तो यहाँ पे जो दिया गया है ये एस वासन है। तो एस वासन जो हैं वो जेमिनी स्टूडियो के संस्थापक थे। 1940 में उन्होंने स्थापना की थी चेन्नई में जेमिनी स्टूडियो की। यहाँ पे जो सीन दिया गया है ये जेमिनी स्टूडियो का पुराना दृश्य है जो 1940 में स्थापना हुई थी, उसके बाद की इमेजेस हैं। तो जेमिनी स्टूडियो इस प्रकार का चेन्नई में दिखता था जो कि भारत में उस टाइम फिल्म जगत का सबसे जाना पहचाना स्टूडियो हुआ करता था।
आगे कुछ दिया गया है जो एनकाउंटर पत्रिका है जो कि ब्रिटेन में छपा करती थी। इस प्रकार की एनकाउंटर पत्रिकाएं पहले वहाँ ब्रिटेन में पब्लिश होती थी, जिनके लिए प्रोज राइटिंग के लिए बहुत सारे व्यक्तियों से प्रोज स्टाइल में प्रोज राइटिंग मांगी गई थी। ये व्यक्ति हैं, एक स्टीफन स्पेंडर व्यक्ति हैं। जो स्टीफन स्पेंडर पर्सन हैं, कवि हैं, जो कि वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में आए थे अपना स्पीच देने के लिए। और यहाँ पे जो दिए गए हैं नीचे, ये अशोक मित्रन हैं जिन्होंने इस पाठ को लिखा हुआ है।